एप्स्टीन। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो शायद आप सोशल मीडिया और अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर हैं, क्योंकि ये नाम उस ब्लैक चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है जो इस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमीज न पढ़ना चाहती हैं, न सुनना चाहती हैं और ना ही इसके बारे में बात करना चाहती हैं। जनवरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। यूएस कांग्रेस सवाल पूछ रही है, रिएक्शंस पर हंगामा है और विक्टिम्स के लिए नए लॉस प्रपोज हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पॉइंट जो शायद कई लोगों की नजरों से बच गया, वो ये कि आखिर जेफरी एप्स्टीन इस कदर अमीर हुआ कैसे कि देश विदेश के हर सिस्टम तक उसकी पहुंच होने लगी। तो चलिए आपको बताते हैं जेफरी एप्स्टीन के अरबपति बनने की कहानी, जो शुरू होती है ग्लोबल फाइनेंशियल पावर के सिंबल वॉल स्ट्रीट से। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा शख्स जो NYU से ड्रॉप आउट था, लेकिन कुछ ही सालों में अरबपतियों का ट्रस्टेड फाइनेंसर बन गया। क्या ये सब मेहनत थी या एक के बाद एक फाइनेंशियल फ्रॉड्स का नतीजा? चलिए आपको ये भी समझाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा एप्स्टीन को जान लीजिए। एप्स्टीन का जन्म 1953 में यानी 1953 में ब्रुकलिन में हुआ था। कोई एलीट डिग्री नहीं, कोई आईवी लीग बैकग्राउंड नहीं, लेकिन 1974 में उसे मैनहट्टन के डॉल्टन स्कूल में टीचिंग जॉब मिलती है, वहीं जहां वॉल स्ट्रीट के CEOs के बच्चे पढ़ते थे। यहीं उसकी नेटवर्किंग शुरू होती है। एक पेरेंट टीचर मीटिंग में एप्स्टीन की मुलाकात होती है बेयर स्टर्न्स के CEO एलन एस ग्रीनबर्ग से, और 1976 में बिना प्रॉपर फाइनेंस क्रेडेंशियल्स के एप्स्टीन सीधे वॉल स्ट्रीट में एंट्री मारता है। बेयर स्टर्न्स में वो ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट्स। 1980 तक एप्स्टीन लिमिटेड पार्टनर बन चुका था। आज के हिसाब से उसकी सालाना कमाई देखेंगे तो बैठेगी करीब $4 लाख। लेकिन 1981 में कहानी पलट जाएगी, यानी 1981 में एक नया फेज शुरू होगा। एप्स्टीन को क्वाइटली फायर कर दिया जाता है। आरोप थे एक्सपेंस अकाउंट मिसयूज, इलीगल पर्सनल लोन्स और IPOs में फेवरेटिज्म के। लेकिन वॉल स्ट्रीट का कल्चर ऐसा था कि उसे खराब नहीं बल्कि ग्लोइंग रेफरेंसेस के साथ बाहर जाने दिया गया। 1981 यानी 1981 में एप्स्टीन ने अपनी फर्म बना ली, इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप। खुद को फाइनेंशियल बाउंटी हंटर कहता था, यानी अल्ट्रा रिच के लिए चोरी हुआ पैसा रिकवर करने वाला एक्सपर्ट। उसने स्पेनिश हायरस जैसे बड़े नामों का दावा किया, लेकिन डिटेल्स हमेशा मर्की रही। असली जैकपॉट आया एक बेहद खतरनाक पार्टनरशिप से। 1987 में एप्स्टीन की मुलाकात होती है स्टीवन हॉफनबर्ग से, जो टार्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन चला रहा था। ऑफिशियली ये एक डेट कलेक्शन कंपनी थी, लेकिन असल में ये 1990s की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम्स में से एक निकली। एप्स्टीन को कंसल्टेंट बनाया गया, $25,000 महीना सैलरी, लग्जरी पर्क्स और करीब $2 मिलियन का लोन, जो कभी वापस लिया ही नहीं गया। 1988 से 1993 के बीच टावर्स ने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 400 से 462 मिलियन डॉलर जुटाए, 10 से 15% गारंटीड रिटर्न्स का वादा करके। रियलिटी ये थी कि नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देने में जाता था। कंपनी असल में $137 मिलियन के लॉसेस में थी, लेकिन फेक प्रॉफिट्स दिखाए गए। हॉफनबर्ग बाद में बोला एप्स्टीन इस फ्रॉड का आर्किटेक्ट था। एप्स्टीन 1989 में स्कीम से निकल गया। 1995 में हॉफनबर्ग गिल्ट प्ली करता है, 20 साल की सजा होती है, $462 मिलियन का रेस्टिट्यूशन होता है। एप्स्टीन पर कोई चार्ज नहीं लगते। यहीं से एप्स्टीन की बिलियनियर जर्नी की होती है शुरुआत। 1988 में उसने जे एप्स्टीन एंड कंपनी बनाई। दावा किया कि वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को लेता है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट था लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट का फाउंडर। वेक्सनर ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, यानी एप्स्टीन को उसकी संपत्ति पर पूरा कंट्रोल। एस्टिमेट्स के मुताबिक एप्स्टीन ने $200 मिलियन से ज्यादा की फीस कमाई। मैनहट्टन के आलिशान मैंशन भी एप्स्टीन के नाम ट्रांसफर हो गए। बाद में वेक्सनर ने करीब $100 मिलियन रिकवर किए, मिसयूज के आरोप भी लगाए। फिर आता है लियोन ब्लैक, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के को-फाउंडर। 2012 से 2017 के बीच एप्स्टीन को 158 से 170 मिलियन डॉलर दिए गए, सपोजली टैक्स और एस्टेट प्लानिंग के लिए।
वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स कहते हैं ये फीस अबनॉर्मली हाई थी। सवाल उठता है, एडवाइस थी या एक्सेस, सीक्रेट्स और लेवरेज? एप्स्टीन की दूसरी एंटिटीज पर नजर डालेंगे तो फाइनेंशियल ट्रस्ट और सदर्न ट्रस्ट ने 1999 से 2018 के बीच करीब $800 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। एप्स्टीन ने यूएस वर्जिन आइलैंड शिफ्ट होकर करीब $300 मिलियन का टैक्स बचा लिया। जेपी मॉर्गन और ड्यूश बैंक जैसे बड़े बैंक्स ने उसे सर्विसेज दी। बाद में विक्टिम्स को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में सेटलमेंट्स करनी पड़ी। 2019 तक एप्स्टीन की नेटवर्थ 560 से $600 मिलियन मानी जाती है। जेट्स, आइलैंड्स, प्रॉपर्टी सब मनी ट्रेल क्वेश्चनेबल है। अब आते हैं एप्स्टीन फाइल्स पर, जो 2024 से 2026 तक एक्सप्लोड हुई है। वर्जीनिया जिफ्रे केस से जुड़े लाखों पेजेस अनसील हुए हैं। इसमें कई पावरफुल नाम मेंशन है: बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, एलन मस्क, लिजेल वेक्सनर, लियोन ब्लैक, ह्यूड बैरक। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस साफ कह चुका है, कोई ऑफिशियल क्लाइंट लिस्ट नहीं है और नामों का होना क्राइम साबित नहीं करता, लेकिन एसोसिएशंस, फ्लाइट्स, ईमेल्स, कंट्रोवर्सीज को फ्यूल जरूर कर रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ क्राइम्स की नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट के उस कल्चर की कहानी है जहां पैसा, पावर और एक्सेस अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चला जाता है। सवाल आज भी वही है, क्या सिस्टम सच में साफ होगा या ये भी इतिहास की फाइल बनकर रह जाएगा? खैर, एप्स्टीन फाइल्स में जो निकल के आ रहा है उसके हिसाब से तो वॉल स्ट्रीट का एप्स्टीन ने जमकर मिसयूज किया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट की ये जो कहानी है जिसने अरबपति खरबपति बनाया एप्स्टीन को, क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा सच है जो अभी एप्स्टीन फाइल्स में आना बाकी है? आपको क्या लगता है? और ये जो रिवलेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें गुड न्यूज़।